सॉल्यूशन का पिछला वीडियो आप सभी लोगों ने देखा होगा। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा और आप लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को, ताकि आगे से आगे मैं चीज़ें अपलोड कर सकूँ। अब जो है यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे लेकर के आया हूँ। लिक्विड सॉल्यूशन का पिछले वीडियो के अंदर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मैंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंस भी बताया। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, उस चीज के बारे में बताया। और इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस जो और आगे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं आगे यहाँ पे आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर के ऊपर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर एक्चुअली में इन मिक्सचर को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर यानी कांस्टेंटली ये केवल बॉइल होते रहते हैं। क्यों बॉइल होते रहते हैं कांस्टेंटली बॉइल? अगर जैसे कि किसी चीज को दो लिक्विड है, अगर वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, अगर उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए क्या होना चाहिए? एक लिक्विड की वेपोराइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए और एक लिक्विड की लिक्विड में रहने की, लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। तब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? वेपोराइज करेंगे। जब वेपोराइज करेंगे तो वेपोराइज वाला ज्यादा वेपोराइज होगा और लिक्विफाई करेंगे तो लिक्विड जो लिक्विफाई होने की टेंडेंसी ज्यादा है जिसकी, वो लिक्विफाई होगा। इस तरीके से हम दो तीन बार इस स्टेप को करेंगे, एक बार लिक्विफाई करना, एक बार वेपोराइज करना, तो एट लास्ट क्या होगा? दोनों लिक्विड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि किन्हीं दो लिक्विड की किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन के ऊपर दो लिक्विड की जो है वेपोराइज होने की और उसकी लिक्विफाई होने की टेंडेंसी सेम हो जाए, तो क्या होगा? उस जगह पे हम उन दोनों लिक्विड को कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते और ऐसे ही मिक्सचर जो है वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। तो in this type of mixture both components have same tendency to liquefy and vaporize, so these mixture can never be separated from each other. These mixtures are called as azeotropic mixture. और इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं ये जनरली दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो टाइप के मिक्सचर, एक मिक्सचर जो है जिनका की मिनिमम वेपर प्रेशर हो, जिनका मिनिमम वेपर प्रेशर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, और एक दूसरे टाइप के मिक्सचर होंगे जिनके अंदर उनका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा और जिनका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा उनका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस तरह की चीज भी हमारे को ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम मिनिमम वेपर प्रेशर वाले का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम वेपर प्रेशर वाले का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। क्या होता है? यहाँ पे अगर हम एक यू शेप की ग्लास की ट्यूब लेते हैं और बीच में एक लगाते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली में ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सेलेक्टिव परमेबल होती है या सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब ये केवल सॉल्वेंट यानी केवल वाटर के मॉलिक्यूल को ही अंदर से जाने देगी, ठीक है, बाकी जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल है उनको इसमें से पार नहीं होने देगी। तो होता क्या है इसके अंदर कि व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन देन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हमेशा फ्लो किसका होगा? फ्लो हमेशा केवल सॉल्वेंट का होगा। अब जैसे इधर की तरफ प्योर वाटर है, इधर की तरफ शुगर सॉल्यूशन, तो इधर सॉल्वेंट वाटर की कंसंट्रेशन कम ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा है, इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, इधर की तरफ। तो इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह से एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जिसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सॉल्वेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, ठीक है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये भी एक डेफिनेशन इसके अंदर लिखी जा सकती है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर, अगर सपोज आपने एक प्रेशर इधर से अपोजिट साइड से इसके ऊपर लगाया और उससे अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए तो जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ा इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए वह इसका जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, उतना प्रेशर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। अब आते हैं हम बात रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर अभी हमने बताया कि इधर की तरफ से हम अगर अपोजिट साइड से इतना ही प्रेशर लगाया जिससे कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो वाटर इधर से आना इधर से बंद हो जाए तो वो इसका तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेशर अगर हमने इधर की तरफ अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इधर की तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल का फ्लो इधर की तरफ होगा, रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। अगर हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन opposite side then the process of osmosis reverse and this is called as reverse osmosis। आरओ के अंदर जो हम टेक्निक यूज करते हैं वो यही टेक्निक होती है जिससे कि हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, बट ये कॉस्टली टेक्निक होती है इसलिए जनरली सी वाटर के लिए यूज नहीं की जाती। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो तीन टाइप का होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक की कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है।
जैसे कि सपोज इधर और इधर के अंदर देखेंगे हम, तो ये वाला सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइपरटोनिक हो गया। और ये वाला सॉल्यूशन इसके रेस्पेक्ट में हाइपोटोनिक हो गया, जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अगर इन दोनों सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन अगर दोनों तरफ बराबर होगी तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो जिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बराबर होती है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। जितने भी हम आईवी फ्लूइड यूज करते हैं, जितने भी इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, वो सब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उनको यूज करना, तो इसलिए उनको यूज किया जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में मदर्स वगैरह जो होती है, दाल वगैरह भिगोती है, रेजिन्स वगैरह जो होते हैं, जब उनको भिगोया जाता है तो वो फूल जाते हैं। वो फूलते हैं क्यों है? क्योंकि वाटर जो है प्योर वाटर से और अंदर की तरफ जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए पानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ आता है, इसलिए वो फूल जाते हैं। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी को अगर आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा? आरबीसी, क्योंकि आरबीसी ऐसी सेल्स हैं जिनके ऊपर की सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, तो इससे क्या होगा, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर दी जाएगी और एट लास्ट क्या होगा, वो फट जाएगी। ठीक है, तो आरबीसी को अगर आपने प्योर वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, वो फट जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी मदर वगैरह जो होती है, अचार जो होती है, अचार वगैरह जब बनाती है तो उससे पहले उसको नमक वगैरह लगाती है। तो नमक क्यों लगाती है? क्योंकि वो नमक जो है हाइपरटोनिक है, तो वो क्या करेगा, उससे वाटर को बाहर निकाल देता है। तो वाटर अगर बाहर निकल जाएगा उसके अंदर, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह के पनपने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी तरह से जितने भी सिरप्स यूज करते हैं हम, हनी, वो लंबे टाइम तक कभी खराब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है। अब हाई कंसंट्रेशन होगी शुगर की, तो इसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाएगा, क्योंकि अगर बैक्टीरिया अंदर गया तो बैक्टीरिया के अंदर से भी क्या करेगा, वाटर को बाहर निकाल देगा, तो बैक्टीरिया डाई हो जाएगा। तो इसलिए उसको भी हम जो है यूज करते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रैक्टिकल इसके एग्जांपल भी हम जो है अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो है वॉल्ट्रोप फैक्टर। वॉल्ट्रोप फैक्टर को हम इस तरह से आई से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल आई से। और वॉल्ट्रोप फैक्टर जो है एक्चुअली में पर्पस क्या है, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इसका इंट्रोड्यूस करने का मकसद क्या है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम मॉलिक्यूल, जैसे NaCl है, NaCl को हम एक वन मॉलिक्यूल काउंट करके चल रहे हैं, जबकि NaCl अंदर जाएगा तो टूट जाएगा, Na+Cl- 2, इससे 2 पार्टिकल बन जाएंगे, MgCl2, इससे 3 पार्ट में टूट जाएगा, Mg+2, 2Cl-। एल्यूमिनियम हम यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन अंदर टूट करके और इस तरह से 4 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन हो गया, तो यहाँ पे पार्टिकल्स का नंबर क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह से एसोसिएशन हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके और एक मॉलिक्यूल बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी। जैसे कि अगर हम एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनको जब हम अगर हम बेंजीन में डाल देते हैं, बेंजीन सॉल्यूशन में अगर इनको डालते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट में अगर इनको डालते हैं, तो वो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरह से डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो मेनली इसके ऊपर डाइमर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, पर्टिकुलरली डाइमर का एग्जांपल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे को बताना है कि बेंजीन के अंदर जो है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ करके डाइमर बनाते हैं और इसकी प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन अगर इसको अगर इसी चीज को वाटर में डाल देंगे तो ये डाइमर नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये डाइमर बनाने का रीजन क्या है बेंजीन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे लेकिन वाटर जो है इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग अलग कर देता है, तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बन पाता। ठीक है, इस वजह से ये जो है डाइमर नहीं बनाता वाटर के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे बेंजीन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास में ऑब्जर्व करेंगे तो वो डबल ऑब्जर्व होगा, हमारा सिंगल नहीं होगा बल्कि डबल ऑब्जर्व होगा। तो इस तरह से हमारी जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं उस समय क्या आ सकती है, मिस्टेक आ सकती है। तो उस मिस्टेक को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर वॉल्ट्रोप फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया। जब वॉल्ट्रोप फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड टू करेक्ट द मिस्टेक इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। पहले कितने थे और अब कितने हो गए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रेशियो ले सकते हैं उसका। तो यहाँ हम जो है इनके लिए अलग अलग पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है। पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला डिसोसिएशन की फॉर्मूले पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1, ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लेना है। अल्फा इज इक्वल टू I-1/n-1। यहाँ पे अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को दिखा रहा है कि कितना ये टूट रहा है, इसकी टूटने की टेंडेंसी कितनी है, 40%, 50%, 60%, कितनी इसकी टूटने की टेंडेंसी है उसको हम यहाँ अल्फा से देख सकते हैं। आई यहाँ पे वॉल्ट्रोप फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे अगर अल्फा पता है तो आई निकाल सकते हैं और आई पता है तो अल्फा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितने पार्ट में टूट रहा है। जैसे NaCl है 2 पार्ट में टूट रहा है तो N2 हो गया।
MgCl2 तीन पार्ट में टूट रहा है, एक Mg और 2 Cl में, तो ये 3 हो गया, इसके लिए ये 4 हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे भी ये 5 हो गया, 2Al + 3 और 3, आगे वाला जो नंबर है इसको हम प्लस करेंगे तो उस तरीके से n निकल जाएगा और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो उससे अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला भी ये होता है, लेकिन ये थोड़ा कम पूछा जाता है, अल्फा = n - 1 i - 1, ठीक है। यहाँ पे i - 1 तो i - 1 ऐसा जैसे ही, और यहाँ पे इसकी जगह n - 1 की जगह 1 - n और n ऊपर भी चला जाता है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी हमारे को रखना है। तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल जो है इसके ऊपर पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे ये जो है जब वेपर प्रेशर के अंदर डिप्रेशन, रिलेटिव डिप्रेशन का वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, जब ये जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है, I = CRT, ये सब रट लेने हैं, ठीक है। तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे डेल्टा P जो है, यहाँ पे डेल्टा P PV0 - PS/PV0, TB - TB0, ये डेल्टा T हो गया, TF0 - TF हो गया, डेल्टा TF। इस तरीके से ये फॉर्मूले दिए जाते हैं, रटना है इनको सीधा। और आप इन फॉर्मूलों को जब तक आपको वांट ऑफ फैक्टर की बात नहीं की जाए तब तक यही फॉर्मूले यूज करने हैं, लेकिन अगर वांट ऑफ फैक्टर अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो, या उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है आपको, दो में से एक चीज, या तो वांट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है, तब उस जगह पे आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। उस जगह पे क्या होगा, यहाँ जो वो फॉर्मूले हैं उन सभी के आगे जो है आई वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई और कर देना है आपको, बाकी और इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स जो है वो क्या चीज है, यहाँ मोल फ्रैक्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, यहाँ डेल्टा P/PV0 हम पहले से जानते हैं, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डेल्टा TB ये जो है वेपर प्रेशर, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके अंदर कितना एलिवेशन हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुई है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, कितना बड़ा है वो है आई वही Kb। यहाँ पे Kb अगर देखेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, और ये जो चीज Kb या Kf ये जो चीज होती है सॉल्वेंट के लिए दी जाती है, जैसे वाटर है, जो भी सॉल्वेंट है पर्टिकुलर उसके लिए दी जाती है Kb और Kf। यहाँ पे m जो है वो मोलैलिटी होती है रिएक्शन के अंदर, ये मोलैलिटी, मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपको बताने वाला हूं, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसी तरह से पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को यहाँ पे डिनोट करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C यहाँ कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे को पता है 0.0821 यहाँ रखनी, T टेंपरेचर है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर टेंपरेचर हमेशा केल्विन में रखा जाएगा। और अब हम यहाँ पे मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो मोलैलिटी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये जो चीज होती है मोलैलिटी कहलाती है। अब मोलैलिटी को किस तरीके से दिया जाता है, मोलैलिटी को अगर हम देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले जाते हैं, जब हम क्या करते हैं सॉल्यूट का वेट रखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं सॉल्यूट के मोलिकुलर मास, तो ये मोल आ गए सॉल्यूट के, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो रेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहां पे रख दिया। इस तरीके से हम जो है क्या करते हैं मोलैलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। मोलैलिटी को डिटरमाइन करके यहां पे रख दें, Kf की वैल्यू या Kb की वैल्यू गिवन होगी, I की वैल्यू आप प्रैक्टिकली अगर उसने दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो अल्फा वाले फार्मूले से इससे I की वैल्यू को निकालें और इस तरीके से डेल्टा Tf जो है यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर के लिए जो डेल्टा Tf यानी कि Tf0 की वैल्यू जो होती है वाटर के लिए 0 होती है फ्रीजिंग पॉइंट, और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, या फिर इसको आप 373 केल्विन लिख सकते हो, ये चीज होती है। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर बताता हूं, जैसे कि एक न्यूमेरिकल है, इसमें 222 ग्राम CaCl2 जो है उसको डिसोल्व किया गया है 500 ग्राम वाटर के अंदर, हमने डिसोल्व किया है 222 ग्राम CaCl2, और उसने दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका 50% है, यानी कि जितना उसका मोल होंगे उसका 50% टूट जाएगा। तो उसके अंदर हमारे को वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है इसमें, और हमारे को उसने बॉइलिंग पॉइंट भी डिटरमाइन करने के लिए कहा है। तो Kb जो है वाटर का उसने ये भी दे रखा है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स ये। अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर उसने अल्फा की बात की है सबसे पहले हमारे को I डिटरमाइन करना है, और अल्फा के लिए अगर डिसोसिएशन है तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला होता है अल्फा = I - 1 n - 1। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 50% है, यानी कि 0.5 लिखेंगे हम यहाँ पे, 50/100 0.5 हो जाएगा, 0.5/I - 1 n यानी कि कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है, तो CaCl2 Ca+2 + 2 Cl- 3 पार्टिकल में टूट रहा है, n की वैल्यू हो गई 3, तो 3 - 1 यानी कि ये हो गया 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0.05 इज इक्वल टू I - 1 अपॉन 3 - 1 यानी कि 2। तो I की वैल्यू यहाँ से अगर हम डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, I - 1 इज इक्वल टू 2, ये 1 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आया। यहाँ वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमारे पास 2 है तो हमारे को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, बॉइलिंग पॉइंट वाला फार्मूला हमारे को लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला फार्मूला हमारे को लगाना है, और अगर ये वाला फार्मूला हमारे को लगाना है तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है 2,
इंटू केवी की वैल्यू इसमें दे रखी है 0.52 इंटू मोलिलिटी। अब मोलिलिटी निकालनी है तो वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट कितना है हमारे पास CaCl2 का 222 ग्राम, ठीक है, अपॉन मास इसका सोल्यूट का मोलिकुलर वेट CaCl2 का मोलिकुलर वेट अगर हम निकालेंगे मोलिकुलर वेट कितना होगा कैल्शियम का 40 प्लस Cl2 का हो जाएगा 35.5 इंटू 2 यानी 71। तो ये मास निकलेगा 111, यहाँ पे 111 से डिवाइड कर दिया हमने और फिर इसको जो है हमारे को नीचे क्या करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वो सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम है, इसको हमने केजी में कन्वर्ट किया तो 500 और इसको कन्वर्ट करेंगे केजी में कितना होगा 0.5 केजी हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वापस टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस यहाँ पे हम देख सकते हैं टीवी नॉट माइनस टीवी नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, यहाँ 2 इंटू 0.5 यहाँ पे 10 ये हो गया 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 तो 8 इंटू 0.52 इस तरीके से। और यहाँ पे टीवी नोट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना रखेंगे टीवी नोट की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, टीवी नोट की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 373 केल्विन, तो टीवी माइनस 373 केल्विन इज इक्वल टू 8 इंटू 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा 4.16 हो जाएगा और 4.16 होगा तो टीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 373 प्लस 4.16 इसको हम प्लस कर लेंगे और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर फॉर्मूले जो है उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर पूछे जाते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा और ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इसको, ताकि आपके फ्रेंड्स और जो आपके साथी लोग हैं उन सभी को इसका फायदा हो सके। यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड स्वीट जितना हो सकता है 10-10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को जितना बोर्ड एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब चीजें यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पर्पस यही है यहाँ पे कि आप लोगों को कि ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूं और ये जो है आप ये सारी चीजें जो है अपने अच्छे नंबर आप बोर्ड एग्जाम्स में अचीव कर सके, ये मेरी हार्दिक तमन्ना है, ठीक है। तो